आजम स्वाति साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आर्मी चीफ से मुतालबा किया है, चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है। उस हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। अरशद शरीफ शहीद की शहादत के हवाले से जिस इंक्वायरी कमीशन ने इंक्वायरी करनी है, उसके सरबरा जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा साहब के हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं। माजी में उनको अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था, उनके ऊपर कुछ इल्जामात थे। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि इमरान खान साहब से कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की उनसे बातचीत ना करें शहबाज शरीफ साहब। इसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो खूनी इनकलाब की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की और यहां पे किस कॉन्टेक्स्ट में उसको सामने रखा जा रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजम स्वाति साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ मैं आता हूं, पर लेकिन पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से हुकूमत ने वादा किया था कि वो जुडिशल कमीशन बनाएंगे। उन्होंने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया, एक होम्योपैथिक कमीशन बना दिया। उसमें एक रिटायर्ड जज को लगा दिया, साथ दो ब्यूरोक्रेट्स को लगा दिया। अरशद शरीफ की वालदा पहले ही कमीशन को रिजेक्ट कर चुकी हैं और अब जिस जज को लगाया गया है, ये जो जज हैं जनाब, ये 2009 में इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस शकूर पराचा साहब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे और इन्होंने पीसीओ के तहत, जी हाँ जी, पीसीओ के तहत हल्फ लिया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये इल्जामात थे और इनको फारिग कर दिया गया था। और ये खबर भी लगी हुई है मीडिया में, अगर आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगी, 2009 की खबर है। और इनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर पड़ा हुआ था और उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो ये एक तरह से स्टेटस को के जज हैं और पोटेंशियली आप ये कह सकते हैं कि ये पावर को नो नहीं किया इन्होंने। 2009 में फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो इफ्तिखार चौधरी वाला मामला आपको याद है कि उस जमाने में पीसीओ के तहत फिर जिन जजेस ने हलफ लिया था, बाद में उनको फारिग किया गया था, फिर एक फैसला भी आया था अदालत का। पर एनीवे ये वो हैं। तो अब वजीर आजम साहब को इनका नाम किसने दिया? ये तो 2009 में ही अपने ओहदे से फारिग हो गए थे। इतने अरसे के बाद इनका नाम किसने वजीर आजम को दिया? कहां से इनका नाम आया कि इस शख्स से इंक्वायरी करवाई जाए? अगर आपने इंक्वायरी करवानी है, जिस तरह वादा किया था हुकूमत ने कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी, आप लगाएं किसी भी जज को, बाबर सत्तार साहब को लगा दें, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को लगा दें आप, और मंसूर अली शाह साहब को लगा दें, और इतने और कॉम्पिटेंट जजेस हैं, सारे जजेस कॉम्पिटेंट हैं जो हायर जुडिशरी में बैठे हुए। किसी सर्विंग जज को लगाए ना, और जजेस पे मुश्तमिल ये कमीशन हो जो सब लोगों को बुलाए और ये इंक्वायरी करे। ये आपने एक ऐसा जज जो खुद अपने ओहदे से इस्तीफा दे के गए थे क्योंकि उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम था, उसके साथ साथ उनके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया हुआ था, पीसीओ के तहत उन्होंने हलफ लिया था। तो ये इस तरह के जज को, और जो रिटायर्ड भी आज से 10-12 साल पहले हो चुके थे, उनको लगाने का क्या मकसद है? तो इससे जाहिर होता है कि ये एक होम्योपैथिक कमीशन है और इससे अगर आपको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा रोबस्टली ये करेगा तहकीकात, तो मुझे नहीं लगता। और दूसरा जो अरशद की फैमिली का मुतालबा है, अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग भी उसमें शामिल हों और सर्विंग जो आला अदलिया के जजेस से, सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से ये करवाया जाए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसके ऊपर सोचना चाहिए। और वजीर आजम साहब ने तो खुद वादा किया था कि सर्विंग जजेस करेंगे, जुडिशल कमीशन बनेगा। ये तो जुडिशल कमीशन नहीं है, ये तो होम्योपैथिक टाइप कमीशन आपने बना दिया। और ऑब्वियसली इसमें फैमिलीज की रिजर्वेशन हैं और अरशद साहब की जो फैमिली है उनकी रिजर्वेशन है, उसको मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम साहब को अपने इस ऑर्डर के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको खत लिखें और उनसे कहें कि कमीशन बनाया जाए। अच्छा, एनीवे दूसरी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जनाब, वो है आजम स्वाति साहब के हवाले से। आजम स्वाति ने आज दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फौजी अफसरान के ऊपर संगीन इल्जामात लिए, उन्होंने नाम भी लिए, 2 अफसरान के, खान साहब भी उनके नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी ये लोग मुलविस हैं मेरे ऊपर तशद्दुद पे। और उन्होंने आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, अभी आपके 27 दिन हैं, आप FIA का जो असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज है उसको GHQ बुलाएं, उससे पूछें कि मुझे कहाँ ले जाया गया, किसने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, इस हवाले से आप इंक्वायरी करें। और उसके साथ साथ उन्होंने कलमा भी पढ़ा वहाँ पे, उन्होंने बहुत बातें की कि जनाब 74 साल मेरी उम्र है और मैं एक सेनेटर हूँ और मैं सिर्फ इंसाफ का अभी जो है वो चाह रहा हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। और मेरी बार बार जो है ये रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ से, उसके साथ साथ चीफ जस्टिस से कि इसके ऊपर जो है तहकीकात सही तरीके से। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने तो
इंसानी हकूक़ के हवाले से जो कोई उनका सेल है वहाँ पे उनका केस भेज दिया गया, लेकिन कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं आर्मी चीफ साहब, वो भी इसकी तहकीकात करवाएं और पता चलवाएं कि वो कौन लोग हैं। CCTV का ऑडिट करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जो वारंट मिले थे मेरे घर के वो तो ट्वीट के हवाले से थे, वो तो ट्वीट जिस चीज़ से हो सकती है, कोई लैपटॉप हो जाए या कोई मोबाइल हो जाए, उसको रिकवर करने के लिए थे। CCTV को क्यों लेके गए? और उसके साथ साथ जो है वो CCTV को उठा के ले गए हैं ताकि उन लोगों के चेहरे ना पहचाने जा सकें जो आए। तो बड़ी सख्त उन्होंने बातें की। उसके साथ साथ उन्होंने मजिस्ट्रेट के ऊपर भी तनकीद की कि मजिस्ट्रेट के सामने मैंने अपने जख्म दिखाए, लेकिन उन्होंने वहां पे लिखा नहीं, मुझे पिम्स भिजवा दिया। पिम्स में जो है वो डॉक्टर्स के पीछे जब कोई ताकतवर शख्सियत बैठी होगी तो डॉक्टर्स किस तरह सारी चीजें लिखेंगे। तो ये भी उन्होंने शिकवा किया कि मजिस्ट्रेट साहब को वहां पे ये नोट करना चाहिए था, लिखना चाहिए था, जो मेरे जख्म है, मुझे कुर्सी पे खड़े होकर जो मेरी टांगों पे जख्म थे वो भी मजिस्ट्रेट को दिखाए थे मेरे वकील बाबर ऐवान साहब ने। तो उन्होंने काफी सख्त बातें की, अफसरान के नाम लिए और कहा कि मैं एक सेनेटर हूं और मैं बैन अल-अक़वामी सतह पे इसको उठाऊंगा, हर फोरम के ऊपर जो है इस मसले को उठाऊंगा। और बाजवा साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की आर्मी चीफ से कि आप जो है वो इसकी इंक्वायरी करवाएं। ऑल दो कि जो उनकी ट्वीट थी वो भी बाजवा साहब के हवाले से थी और वो भी बड़ी सख्त थी और वो भी बड़ी मुतनाज़ा थी। जिस किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात बाजवा साहब पे लगाए थे, अब उन्हीं बाजवा साहब से वो ये भी कह रहे हैं कि आप इसकी तहकीकात करवाएं। तो ये भी एक सोचने की चीज़ है कि जब बंदा कुछ कहता है तो थोड़ा सा बंदे को सोच समझ के, इसलिए कि एक आम शख्स, एक आम जज्बाती बच्चा जो ट्विटर पे बैठा हुआ या बैठा हुआ मेरे ऊपर कुछ कह दे, खान साहब पे कुछ कह दे या किसी और पे कुछ कह दे, लेकिन जब एक इतना बड़ा सेनेटर कोई चीज करता है तो उसको कुछ चीजों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और इसी वजह से देखें, तनकीद तो खान साहब भी करते हैं, तनकीद तो दीगर PTI के लीडरान भी करते हैं, पर वो थोड़ा सा उसको एक तरीके से ये जरूर देखते हैं कि हमारा ओहदा क्या और हमें किस तरह की जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। पर एनीवे उस चीज से कतई नजर जो आजम स्वाति साहब के साथ हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर किया गया, मुबैना तौर पर ये वो इल्जाम लगाते हैं, तो इसकी तहकीकात होना जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसलिए कि बार बार ये चीज सामने आ रही है, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और जो भी साफ और शफाफ तहकीकात हों वो सामने आए। अच्छा, तीसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब इमरान खान साहब के हवाले से और नवाज शरीफ साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने के हवाले से खबर आ रही है कि जी इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि या तो आप इंतखाबात के जरिए इनकलाब लाएंगे या फिर हम खूनी इनकलाब लेके आएंगे। ये बिल्कुल उनको गलत कोट किया जा रहा है, बिल्कुल गलत कोट किया जा रहा है। उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि या तो इंतखाबात के जरिए इस मुल्क में चेंज आएगी या फिर खूनी इनकलाब। खूनी इनकलाब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं लेके आ रहा हूं या मैं कोई हमला करने आ रहा हूं। वो ये बता रहे हैं कि जिन मुआशरों के अंदर अवाम के पास ये हक नहीं होता कि वो अपने वोट के जरिए चेंज करें, तो फिर अवाम बाहर निकलते हैं और चीजें दूसरी तरफ चली जाती हैं। वो उसका रेफरेंस दे रहे हैं, वो ईरान का रेफरेंस देते हैं, वो दीगर हमने अरब स्प्रिंग के दौरान मुख्तलिफ चीजों को देखा, वो उस चीज का रेफरेंस दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जनाब मैं खूनी इनकलाब लेने जा रहा हूं इस्लामाबाद और वहां जाके मैं खूनी इनकलाब लाऊंगा। ये बात उन्होंने कतन नहीं की। लेकिन हमारे कुछ दोस्त जो हैं, जो मेरे से ज्यादा अक्लमंद हैं, जो मेरे से ज्यादा समझते हैं, लेकिन वो जान के जो है वो जो है भोला बन जाते हैं और भोलेपन का मुजाहरा करते हैं और फिर जो है कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने ये कह दिया। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्होंने ट्वीट्स की हैं लंदन में बैठ के। जी वही नवाज शरीफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के लीडर, जो पाकिस्तान में अदालतों को मतलूब हैं, जो वापस नहीं आते, जिनके भाई की हुकूमत है। और ये शख्स जो है, जो एक अदालती मफरूर है, वो लंदन में बैठा हुआ मुल्क के वजीर आजम को हदायत दे रहा है कि भाई तुमने सियासी अमल किस तरह चलाना है। इससे आप अंदाजा लगा लें इस सारे अमल की। अच्छा, एनीवे मियां साहब की जो ट्वीट है कि 10 लाख का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका, अवाम की लाताल्लुकी की वजह से शरंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा चट्टा कौम के सामने आ चुका है। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और डेटाई से बोला कि DGISI को मजबूरन खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इसलिए इसका सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गालम गलोच तक महदूद है। मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि 2000 का जत्था लेके आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है। और तीसरी ट्वीट जो उनकी है, इसी उन्होंने जो तीसरी की, ये इसके वज़ीर आज़म को अपनी तमाम तर तवज्जो जो है खिदमत की तरफ मरकूज रखनी चाहिए। बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान फेस सेविंग चाहते हैं, 2000 बंदे सिर्फ वो इकट्ठे कर सकें पूरे पाकिस्तान से।
تو ان سے کوئی بات چیت نہ کی جائے. اور یہ میں نے کہہ دیا ہے شہباز شریف کو، میں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے. اب یہ کس آئینی اور قانونی حیثیت میں عدالتوں کو مطلوب ایک شخصیت ملک کے وزیر اعظم کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کس طرح چلانا ہے حکومت، کس سے مذاکرات کرنے ہیں، کس سے مذاکرات نہیں کرنے. دیکھیں یہ ہے المیہ اس وقت ہمارے سسٹم کا. اینی وے اس کے اوپر جو سینئر صحافی ہیں کامران خان صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کے بعد اپنا تجزیہ بھی دیتا ہوں. محترم نواز، یہ کامران خان صاحب کی ٹویٹ ہے. محترم نواز شریف، کل آپ کا حکم آیا عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. پاکستان سیاسی جنگ و جدل میں تباہ و برباد ہو جائے، رحم کریں. میاں صاحب، آپ کے ناقص فیصلوں نے 6 ماہ میں عمران خان کو ملک کا مقبول ترین رہنما بنا دیا ہے. لندن سے ماہانہ مخالفانہ ٹویٹ خان کا بال بیکا نہیں کر سکتی. جی ہاں جی، انہوں نے کہا 1 مہینے بعد آپ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں عمران خان کے خلاف اور آپ وہاں سے بیٹھ کے چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں یا نہ ہوں. آپ میدان میں آتے نہیں، اپنے بچوں کو سب کو آپ نے باہر بلا لیا، بیٹی کو بھی باہر بلا لیا آپ نے. اور حکومت تو شہباز شریف کی ہے، اگر نقصان ہوگا تو شہباز شریف کی حکومت کا نقصان ہوگا. آپ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس وقت تک تو آپ انتخابی عمل کا حصہ نہیں بن سکتے، اور آپ کے فیصلوں کی وجہ سے جو ہے یہ ملک اس نہج پہ پہنچ گیا. تو جو میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس تو فیصلوں کا اختیار ہی نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں جی عمران خان نے مجھے پیغام بھیجوایا ہے، بھائی یہ حالت ہے وزیر اعظم کی کہ ایک عدالتوں کو مطلوب شخصیت لندن میں بیٹھ کے اس کو کہہ رہی ہے خبر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور میں نے کہہ دیا اس کو کہ تم نے کسی سے بات نہیں کرنی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا عمران خان اتنے جو ہیں وہ ناسمجھ ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کو مذاکرات کا میسج بھیجیں گے. ان کو بھی پتا ہے کہ چیزیں کہاں سے کنٹرول ہوتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف تمہیں نہیں، تمہیں لانے والوں یا پھر تمہیں جو کنٹرول کرنے والے ہینڈل کرنے والوں کو میں نے یہ پیغام دیا ہے. اینی وے یہ ہے جناب اب تک کی ڈیٹیلز. آج آزادی مارچ کا غالباً 4تھا روز ہے. گجرانوالہ میں وہاں پہ خان صاحب نے آج خطاب وغیرہ کرنا ہے، اور اب یہ آہستہ آہستہ آئے گا آزادی مارچ جو خان صاحب کا، اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوگا، یہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے اسلام آباد میں تیاریاں وغیرہ ہو جائیں. کل کے ولاگ میں وہ ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اینی وے جناب یہ ہے سٹوری. اب تک کی جو بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ ارشد شریف کے کمیشن کے حوالے سے ہے. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، نہ کہ ایک ایسے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں جو خود متنازع رہ چکے ہوں، جنہوں نے خود اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہو، پی سی او کے تحت حلف لیا ہو، سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے اوپر ایک ریفرنس ہو، مبینہ کرپشن کے الزامات ہوں، میڈیا اس کو کور کر چکا ہے، کافی سال 1 دہائی سے پہلے وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہوں. تو ان کے پاس کیا اس وقت اتھارٹی ہوگی کہ وہ لوگوں کو بلائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ جواب دیں. حاضر سروس ججز کے اوپر کمیشن بنایا جائے، سپریم کورٹ کے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس طرح فیملی ان کی کہہ رہی ہے، اور جس طرح وزیر اعظم صاحب نے مطالبے کے اوپر یہ وعدہ کیا تھا کہ ہاں جی ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.